दोस्तों, बिहार का एक युवक जो कि 15 सालों से मुंबई में मछली का कारोबार करता था। उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा बिहार में रहते थे। लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो फिर वो उसे अपने साथ मुंबई ले आया कि कुछ काम धंधा करेगा। गांव में तो ऐसे ही घूमता रहता है। वो लड़का मुंबई आ गया, अपने पिता के साथ रहने लगा। 1 महीने तक वो कमरे पर ही रहा क्योंकि उसका कहीं काम नहीं लगा। लेकिन एक दिन उस बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि जिसका बहुत ही भयंकर परिणाम होने वाला था। उसके पिता ने जब अपने बेटे की करनी देखी, करतूत देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने बेटे को वहां से भगा देते हैं। अगर वो उसको नहीं भगाते तो उसने ऐसा काम किया था कि वहां के लोग उसको मार देते या फिर पुलिस उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती। इसीलिए पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए वहां से सुरक्षित निकालकर अपने घर पे भेज दिया, गांव पे भेज दिया। लेकिन बेटे का सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। अब जो हश्र उस बेटे का होने वाला था, जो अंजाम उस बेटे का होने वाला था, वही अंजाम अब उस बदनसीब बाप का होता है। दोस्तों, आखिर क्या माजरा था, क्या कुछ होता है, ऐसा बेटे ने क्या कर दिया था? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है मुंबई के दादर की। उस व्यक्ति का नाम हीरा लाल होता है, जो कि बिहार के सासाराम का रहने वाला था और 15 सालों से दादर में ही वो मछली बेचा करता था। दादर के इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर वो रहता था। लेकिन जब 2023 की बात है, छठ के मौके पर वो अपने घर गया हुआ था, गांव गया हुआ था। साल में 2 बार वो अपने गांव जाता था, एक गणपति में और एक छठ में। तो अपने गांव गया तो वहां पर जाकर देखता है कि उसका 18 साल का बेटा, जिसका नाम विक्की होता है, दोस्तों के साथ दिन भर घूमता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और अक्सर माँ उसकी शिकायत करती कि कुछ नहीं करता, निकम्मा हो गया है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये बड़ा हो गया है, चलो मेरे साथ चलेगा, मुंबई में काम करेगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, कहती है नहीं, अभी बेटा बहुत छोटा है, अब इसको मत ले जाओ। लेकिन हीरा लाल कहते हैं कि मैं 12 साल का था तभी से मुंबई में काम कर रहा हूँ, तभी से मैं कमाने भाग गया था और ये तो 18 साल का हो गया, ये क्यों नहीं कर सकता। अब माँ लाख मना करती रही, लेकिन वो विक्की को अपने साथ लेकर मुंबई आ जाते हैं, दादर आ जाते हैं। गांव में विक्की की बड़ी बहन और उसकी माँ, ये दोनों रह जाती हैं। जब विक्की आता है मुंबई में तो कमरे पर वो पड़ा रहता है क्योंकि काम धंधा इतना जल्दी मिलता नहीं। अब हीरा लाल जो थे वो दिन के 2 शिफ्ट में काम किया करते थे। सुबह 4 बजे निकलते और फिर वो मछली लेते, मछली बेचते 11 बजे तक, फिर वो कमरे पर आ जाते। 4 घंटे 5 घंटे वहाँ पर रहते, आराम करते और फिर शाम को 4 बजे निकलते और फिर जाते, मछली खरीदते, उसको बेचते और फिर उसके बाद वो 11 बजे रात को घर पर आ जाते। तो इन दिनों उनका काम बहुत ज़ोरों से चल रहा था, इसीलिए वो सही ढंग से काम भी नहीं ढूंढ पा रहे थे विक्की के लिए। और विक्की जो था दिन भर मोबाइल देखता, कमरे पर ही रहता और खाना वगैरह बना लेता था। तो इसी तरीके से उसका टाइम पास हो रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि जब हीरा लाल रात को 11 बजे कमरे पर आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक महिला की लाश वहां पर पड़ी थी और विक्की उस लाश के किनारे बैठकर बदहवास सा बैठा था, मानो उसको सांप सूंघ गया हो। जैसे हीरा लाल देखते हैं तो फिर जब उस महिला का चेहरा देखते हैं तो वो भी थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि जो महिला थी उन्हीं के मकान की मालकिन थी, जिसका नाम पूजा था, जिसके मकान में वो पिछले 15 सालों से रह रहे थे। अब जैसे वो देखते हैं, विक्की से पूछते हैं कि ये क्या किया तूने और क्यों किया। विक्की कुछ बोलता नहीं, वो भी कांपने लगता है। लेकिन जब पूछते हैं कि किसने किया ये, तो वो कहता है कि मैंने किया। उन्होंने बोला क्यों किया,
तो बोला क्योंकि ये बहुत गंदी थी, गंदा काम करती थी। अब हीरालाल सब समझ जाते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, और फिर वो उसे कहते हैं कि एक काम कर, तू अब जल्दी से यहाँ से निकल जा। अब विक्की कहता है कि नहीं पापा, आप भी चलो मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि तू पागल हो गया है, मैं यहाँ 15 सालों से रह रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से लोग जानते हैं मैं कहाँ पे रहता हूँ, और अगर मैं भी चल गया तो पुलिस हमारे पीछे पीछे गांव आ जाएगी और हम सबको पकड़कर वहाँ से ले आएगी। तो इसीलिए तू यहाँ से निकल जा, बाकी मैं जो भी कुछ होगा वो देख लूँगा, फटाफट यहाँ से निकल। अब वो जो है 8-10 हज़ार रुपये जो भी थे उसकी जेब में रख देते हैं, उसका हाथ पकड़कर नीचे लाते हैं और उसके बाद एक टैक्सी पर बिठा देते हैं। रात के 11-12 बजे कोई ट्रेन थी नहीं, लेकिन वो उसे कहते हैं भैया इसको स्टेशन पर छोड़ देना, और विक्की को समझाते हैं कि तू घर चले जाना, घर पर किसी को मत बताना कि यहाँ पर तूने क्या किया है। अगर माँ पूछेगी तो बोल देना कि काम धंधा नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं चला आया, और मुझे बोल देना कि मेरा फ़ोन वगैरह ख़राब हो गया है और इसीलिए मेरा फ़ोन बंद है, और मैं भी 2-4 महीने में आ जाऊंगा, और तू जा, मैं संभाल लूँगा, अब तू यहाँ से जल्दी से निकल जा। विक्की रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। हीरालाल कमरे पर आते हैं। उसके बाद अब सोचते हैं क्या करूं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को तो निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि अभी बेटे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसने ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने उसको निकाल दिया। और अब वो सोचने लगे कि मैं इसको क्या करूं, कैसे ठिकाने लगाऊं। उनके बस का तो था नहीं, इसीलिए जो कुछ विक्की ने किया था उससे भी 2 कदम वो आगे कर देते हैं। अपनी वो मछली काटने वाली बांकी उठाते हैं जिससे कि वो मछली काट कर बेचा करते थे, और फिर वो जो पड़ी थी पूजा उसके गर्दन पर वार कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो लेकर एक थैले में डालते हैं उस बांकी को और थाने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वालों से बोलते हैं कि मेरे हाथों ऐसे ऐसे किसी का कत्ल हो गया है। अब जब पुलिस सुनती है रात के 2 बजे, हैरान हो जाती है, हीरालाल को हिरासत में लेती है, रूम पर आती है। वहाँ पर जब देखती है तो पूजा की वहाँ पर बॉडी पड़ी थी। उसके बाद किराएदारों में भी हड़कंप मच जाता है। 6 कमरों का वो घर था। सोचते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हीरालाल ऐसा कर सकता है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर तो इसका बेटा भी था जिसका नाम विक्की होता है। वो जब पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया, तूने उसको कहाँ पर भगा दिया, तो वो कहते हैं कि इसमें बेटे का कोई रोल नहीं है, बेटा आज ही शाम को घर चला गया। उन्होंने जो पुलिस को कहानी बताई, उन्होंने बताया कि जो पूजा थी उसका इनसे रिलेशन था, यानी कि हीरालाल से रिलेशन था, और ये मुझे पैसों के लिए परेशान करती थी, मेरे पैसे लूट लेती थी, ये मुझे परेशान करती थी और कहती थी मैं तुम्हें फंसा दूंगी, धमकी देती थी। तो इसीलिए मैंने अपने बेटे को भगा दिया और मौका पाते ही ये मेरे कमरे पर आ गई। उसके बाद ये मुझसे पैसा मांगने लगी। मैंने कहा कि सारा पैसा तो मैंने अपने बेटे को देकर गांव भेज दिया है। तो फिर ये मुझे धमकी देने लगी, मुझसे झगड़ा करने लगी, और फिर गुस्से में आकर मैंने इसका ये हाल कर दिया। तो मैं समझ नहीं पाया, जब तक मेरे कुछ समझ में आता तब तक इसकी मौत हो गई। अब पुलिस को हीरालाल की थ्योरी पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पूजा के पति को फ़ोन करती है, उसे बुलाती है। पूजा का पति जो है वो माटुंगा में रहता था, वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर रहता था। वहाँ पर उसका एक और घर था। जब पति आता है तो जब वो देखता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पत्नी का कत्ल हो गया है, कत्ल करने वाला किराएदार है और वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, आपका क्या कहना है। अब जो उसका पति था जिसका नाम अशोक होता है, वो कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मुझसे पिछले 4 सालों से अलग रह रही थी, मेरे और इसके 3 बच्चे हैं, बच्चे मेरे साथ रहते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कभी कभार ये बच्चों से मिल लिया करती है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इसका केस वगैरह लड़ना भी होगा
तो इसके मायके वाले लड़ेंगे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की बात मानती थी और वही लोग जो है इसकी बात मानते थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। अब जब पुलिस पति की बात सुनती है, अशोक की बात सुनती है, तो उसे भी शक के दायरे में ले लेती है कि ये ऐसी बातें कर रहा है तो हो ना हो इसका भी हाथ होगा इसके पीछे। और फिर उसके बाद वो हीरालाल को मुख्य आरोपी बनाकर आगे की जांच पड़ताल करने लगती है। अब लाश का पीएम भी हो जाता है, उसको परिवार को सौंप दिया जाता है। चूँकि जो अशोक था उसका तलाक हुआ नहीं था, 4 सालों से अलग रह रहा था, तो पति बनकर ही उसने उसका सब कुछ किया, अंतिम संस्कार वगैरह किया। क्योंकि प्रॉपर्टी का भी मामला था, प्रॉपर्टी उसके पत्नी के नाम थी। अगर ये इतना सब नहीं करता तो फिर वो तो उससे भी हाथ धो देता। तो इसीलिए उतना उसने सारा कुछ किया। और इधर जो बिक्की था वो अपने गांव पहुंचता है। किसी तरीके से वो ट्रेन वगैरह पकड़कर पहुंचा और वहाँ पर जब गया तो एकदम से बुझा बुझा सा रहने लगा, उदास रहने लगा, डरा डरा सा रहता था। उसकी माँ बोलती है, क्या बात है, तू जब से आया है तेरे पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है और तू इस तरीके से रहता है, क्या बात है, आखिर क्या माजरा है। अब जो बिक्की था वो कुछ नहीं बोलता, कहता नहीं मम्मी, बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी और पापा का फ़ोन खराब हो गया, बस पापा नया फ़ोन लेने ही वाले हैं। लेकिन अब उसने जो है ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बता दी कि यार ऐसे ऐसे हो गया। और उधर जो हीरालाल थे उनको जो है कोर्ट के सामने पेश किया गया, उसके बाद जेल में डाल दिया गया। जो जुर्म हीरालाल ने किया ही नहीं था, उनको ये भी नहीं पता था सही तरीके से कि बेटे ने आखिर क्यों किया, किस लिए किया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ये भी उन्होंने नहीं ठीक ढंग से पूछा। अगर शायद उन्हें पता होता तो कुछ और चाल चलते, लेकिन उन्होंने बस यही समझा कि आई होगी और बेटे से जो है जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और बिक्की जो है उसको गुस्सा आ गया होगा और उसने फिर ऐसा काम कर दिया होगा। वो यही समझ रहे थे, लेकिन माजरा कुछ और था। अब वो जो है अपने दोस्त को सारी कहानी बताता है, वो दोस्त जो है फिर किसी और को बताता है। ऐसे ऐसे बात जो है अगले दिन तक बिक्की के माँ तक पहुँचती है। जब बिक्की की माँ ये बात सुनती हैं तो दहाड़े मार कर रोने लगती हैं। बिक्की से पूछती हैं तो बिक्की सारी कहानी बता देता है। अब उसकी माँ को ये चिंता सताने लगती है कि उनके पति का क्या होगा, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने बेटे को तो सुरक्षित भेज दिया और खुद आग में कूद गए, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। वो फौरन अपने एक भाई को इत्तला करती हैं, फ़ोन करती हैं। भाई पढ़ा लिखा था, एक वकील को भी वो अपने साथ लेते हैं और फिर उसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। जब मुंबई आते हैं तो दरअसल वहाँ पर एक और कहानी निकल कर सामने आती है, क्योंकि जो कहानी थी वो कहानी कुछ और ही थी। दरअसल जो पूजा थी वो वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी। उसका काम था कि जो भी किराएदार आते थे उनके साथ अगर कोई लड़की होती थी, जवान लड़की होती थी, तो पूजा की नज़र उस पर गड़ जाती थी। वो उस किराएदार से मीठी मीठी बातें करके दोस्ती करती थी, अपनापन दिखाती थी और फिर वो लड़की को घुमाने के बहाने या अपने काम के बहाने किसी तरीके से बाहर लेकर जाती थी, अकेले ही लेकर जाती थी और फिर पहले से वो सारा इंतजाम करके रखती थी, ग्राहकों से बात करके रखती थी और फिर मोटी रकम के बदले वो उन लड़कियों को उनके हवाले कर देती थी और फिर उसके बाद उसका वीडियो भी बना लेती थी और धमकी देती थी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो फिर तुम तो जाओगी ही जाओगी, तुम्हारे माँ बाप भी गायब हो जाएंगे। इस तरीके से लड़कियां जो थी वो डर जाती थीं, घर पे कुछ कहती नहीं थी। लेकिन जब फिर वो ऐसे ऐसे 2-4 बार करती तो कोई भी लड़की कितना बर्दाश्त करती, अपने माँ बाप से बता ही देती। जब माँ बाप सुनते तो वो आग बबूला हो जाते। वो पूजा से ये बात पूछते तो वो उनको धमकाती, कहती गायब करवा दूंगी और अभी तुम मुझे जानते नहीं हो और वीडियो मेरे पास है। तो माँ बाप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, बस वो यही करते कि वो कमरा छोड़कर वहाँ से चले जाते। तो पूजा का यही काम था। उसके मायके वाले भी ऐसे ही थे, उनका भी स्तर गिरा हुआ था। अब जब पति को ये बात पता चलती है, अशोक को ये बात पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अशोक ने पूजा से लव मैरिज किया था
5-6 सालों में उसके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन जब वो समझ गया कि ये लोग ठीक नहीं हैं, इसके मायके वाले भी ठीक नहीं है, पत्नी भी ठीक नहीं है, तो वो उससे अलग रहने लगा। चूँकि उसके पास 2 घर थे, उसके पिताजी ने सारा कुछ बना रखा था, तो खुद माटुंगा में रहने लगता है और पूजा जो है वो दादर में रहने लगती है। 6 कमरों का घर था, 1 कमरे में खुद रहती, बाकी जो है उसने किराए पर दे रखा था। लेकिन पिछले 15 सालों से वहाँ पर जो बिक्की के पिता थे हीरालाल, वो रह रहे थे, लेकिन उनको जरा भी नहीं पता कि वो मकान मालकिन कैसी है। आजकल जो था उसने 2 लड़कियों को चंगुल में फंसा रखा था, एक गुजरात की थी और एक बिहार की थी। तो बिक्की अपने कमरे पर अकेला रहता था, उसका टाइम पास नहीं होता था। तो जो बिहार की लड़की थी उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद दोनों का प्यार बहुत गहरा हो जाता है। और फिर एक दिन लड़की उसे सारी कहानी बताती है कि जो आंटी हैं बहुत गंदी हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया और जो गुजरात की एक लड़की थी उसके साथ भी वो यही करती हैं। अब जब बिक्की सुनता है तो उसका नया नया खून था, खौल उठता है। वो ऐसे दौर में था कि जो गर्लफ्रेंड के लिए दुनिया तक हिला देने की क्षमता रखते हैं, उस उम्र में था। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण था उसके गुस्सा होने का, उसके खून खौलने का। उसे अचानक से याद आता है कि 4 साल पहले खुद वो और उसकी बहन और उसकी माँ मुंबई आए थे घूमने के लिए, इसी कमरे में रह रहे थे। और एक दिन ये जो पूजा थी वो भी उसके बहन को लेकर गई थी घूमने। अब बिक्की के दिमाग में वो सब घूमने लगता है, उसे सारी बातें याद आने लगती है। क्योंकि जब वो घूमने जा रही थी, बिक्की ने बोला मैं भी चलूँगा, पूजा ने मना कर दिया। वो बोली कि तू बदमाशी करता है और तेरा क्या काम है, तू नहीं जाएगा। उसको नहीं ले गई, उसकी बहन को ले गई। और जब बहन आई तो बहुत उदास थी, रोई रोई सी लग रही थी। उसने पूछा भी कि क्या बात है दीदी, तुझे अच्छा नहीं लगा घूमने गई थी? तो वो कुछ नहीं बोली, बस यही बोली कि जो आंटी हैं बहुत गंदी हैं, बहुत खराब हैं। अब बिक्की को सब समझ में आ गया कि शायद इसने मेरी बहन के साथ भी यही किया होगा। उसके बाद फिर जब 1-2 दिन बाद वो घूमने के लिए ले जाने लगी, बहन ने मना कर दिया। बिक्की ने बोला कि जा घूम आ, और मुझे तो ले नहीं जाती, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद ये लोग गांव आ गए। अब बिक्की जब ये सारा कुछ समझता है तो फिर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर वो उन दोनों लड़कियों को भरोसे में लेता है और कहता है ठीक है, अगर इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं मेरे बहन की भी ज़िंदगी खराब की है। तो सारा प्लान वही बनाता है। वो मकान मालकिन को अपने कमरे में बुलाता है किसी काम के बहाने कि आंटी ज़रा 2 मिनट काम है, आ जाइए। वो जैसे ही कमरे में आती है वैसे उसके पीछे से ये दोनों लड़कियां भी घुस जाती हैं। उसके बाद वो पूछताछ करता है कि तुम क्या करती हो इन लोगों के साथ, और मेरी बहन के साथ भी तुमने ऐसा किया होगा। वो कहती है कि हाँ किया था, क्या कर लेगा। अब दोस्तों उसके बाद जो है ये अपना आपा खो देता है और तीनों मिलकर पूजा पर टूट पड़ते हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पाती, कुछ कर ही नहीं पाती। 2 मिनट में उसका काम तमाम कर देते हैं, उसका गला पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लड़कियों को वहाँ से भगा देता है, कहता तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूँगा। और फिर वहीं पर वो बैठ के सारा कुछ सोचता है कि अभी पापा आएंगे तो उनसे सारी कहानी बताऊंगा और उसके बाद हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन जैसे हीरालाल आते हैं तो उससे पूरी बात पूछते भी नहीं और वो पूरा बताता भी नहीं। वो तुरंत उसको भेजने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद ये गलत काम कर रही होगी और बेटे ने गुस्से में आकर इसका ये हाल कर दिया, इसको मार दिया। उसके बाद वो उसे गांव भेज देते हैं। पुलिस जब आती है तो उनका नंबर फ़ोन जो था वो जब्त कर लेती है। वो जांच कर रही थी। अब जब ये कहानी निकलकर सामने आती है और पुलिस वालों की पूरी थ्योरी बताई जाती है, चूँकि उसकी बहन भी ये बयान देती है कि हाँ एक बार इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था, दोनों लड़कियां भी बयान देती है कि हाँ ये यही करती है, तो फिर पुलिस वाले और जो उसका पति था पूजा का अशोक था, वो भी बोलता है कि अच्छा हुआ जो भी किया इन लोगों ने, इसके साथ यही होना चाहिए था।
उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो दोस्तों केस को हल्का कर देते हैं। वो कहते हैं कोई अज्ञात हमलावर आया और उसके बाद वो पूजा के साथ ऐसा करके उसे मार के लूटपाट के इरादे से आया था और ऐसा करके वो चला गया और फिर किसी तरीके से इन लोगों को बचाया जा सका। लेकिन दोस्तों जो विक्की ने किया, क्या उसे करना चाहिए था? और उस पिता के लिए क्या कि जिसने अपने बेटे की ज़िंदगी को बचाने के लिए बिना सोचे समझे सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया। ऐसे पिता को हम नमन करते हैं। और पूजा जिसके खुद 3 बच्चे थे, 3 बच्चों में 2 बेटियां थी, ये सारे लोग अपने पिता के साथ रहती थी क्योंकि उसका पिता नहीं चाहता था कि इसकी छत्र छाया मेरे बच्चों पर पड़े। और अंत में पूजा के खुद के अंत के साथ ही उसके अत्याचारों का भी अंत हो गया। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।